दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने यहाँ आकर इस प्रेस को कवर करने के लिए आए। आज जो मेन प्रेस का जो हमने एजेंडा रखा है, जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव दिल्ली सरकार ने और गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने जो शेड्यूल सरकार को तैयार करके कोर्ट में दिया था, उसके मुताबिक 25 अप्रैल को चुनाव होने उन्होंने अपनी तरफ से तय किए हैं। लेकिन उसको रुकवाने के लिए दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कई तरह के बहानों के साथ एक पिटीशन फाइल की थी उस शेड्यूल के खिलाफ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो वोटर लिस्ट है वो नए सिरे से फ़ोटो वाली बनाई जाए, ताकि उनको साल 2 साल और गुरुद्वारा कमेटी में गुरु की गोलक की दुर्वर्तों करने का, उसको लूटने का, उसको गलत ढंग से इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। लेकिन पिछली 2-3 डेटों के बाद कल जो माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में जो चीफ जस्टिस DN पटेल जी हैं, उन्होंने ये फैसला दिया कि जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है वो जायज़ नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि या तो आप अपनी पिटीशन को विड्रॉ कीजिए और या फिर इसको डिसमिस किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रबंधक हैं, जो उनकी मंशा थी, जो जिस तरह से इसका बहाना लेकर इस चुनाव को रुकवाना चाहते थे, वो मंशा उनकी फेल हो गई। और बहुत मैं समझता हूँ कि एक तगड़ा तमाचा उनके मुंह पर लगा कि जो चुनाव को रुकवाने का और गुरु की गोलक को लूटने का जो उनके मन की मंशा थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। कोर्ट ने जो फैसला दिया, और इस कोर्ट में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से जिसमें वकीलों ने केस लड़ा, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि गुरु की गोलक का वो रुपया जिसे एक आम साधारण सिख, एक आम गुरु नानक नाम लेवा अपने दसबंद में से वहां पर भेंट करके आता है, लाखों रुपया वकीलों के ऊपर लुटा दिए गए, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रबंधक हैं उनकी मंशा पूरी हो जाए और किसी तरीके वो साल 2 साल इस चुनाव को लटका सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान जो इन दिनों सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने, मैं GC2 करके कहता हूँ, अपनी हर सभा में वो कहीं पर भी जाते हैं अपनी उन हवाईबाजी बातों की बात करते हैं जिसका नीचे ज़मीन पर कोई सार नहीं है। वो बाला साहब हॉस्पिटल में डायलिसिस की बात तो करते हैं, लेकिन बाला साहब हॉस्पिटल अपने 2 बार के अकाली दल बादल के मैनिफेस्टो में दिखाने के बावजूद कि हम इस हॉस्पिटल को 550 बेड का बनाएंगे, वो उसको पूरा नहीं करते। वो डायलिसिस की बात करते हैं कि हम 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो भी एक NGO की मदद से। और वो NGO जो सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत, अब भगवान जाने कि पर पेशेंट उनको वहाँ से 1000 रुपया मिलेगा या 500 रुपया मिलेगा, या उसके पीछे कितना तगड़ा खेल है, ये तो समय आने पर उस NGO का जब एग्रीमेंट सबके सामने आएगा तो वो सारी परतें खुलेंगी कि इसमें कितने करोड़ों रुपए का गोलमाल है, इस एग्रीमेंट के पीछे असल गेम क्या है। क्योंकि सरकार की ये स्कीम है आयुष्मान भारत, जिसमें इस तरह के कामों के लिए फंडिंग की जाती है। वो मैं वही कह रहा था कि वो हॉस्पिटल की बात नहीं करते, डायलिसिस सेंटर की बात करते हैं। हालांकि इसी हॉस्पिटल के लिए जब बनने की बात हुई थी तो उन्होंने अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था, वो इसकी बात भी बिल्कुल नहीं करते। सवाल इन बातों का है, वो बात करते हैं किसानों की, किसानों के आंदोलन की, लेकिन आज किसान जिस हालात में पहुंचे, उनको सड़कों पर बैठना मजबूर होना पड़ा, वो हरसिमरत कौर बादल के या सुखबीर बादल के उस बयान की बात नहीं करते, आंदोलन की बात करते हैं, किसानों को जेल से छुड़वाने की बात करते हैं। लेकिन वो किसान मजबूर होकर सड़कों पर क्यों बैठे, वो जेल में आज क्यों बंद हुए, उनको आज क्यों ये कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं अपना घर बार छोड़कर, इसके जिम्मेवार क्या सुखबीर बादल और सिमरत कौर बादल नहीं है, जिन्होंने सरकार की कैबिनेट में रहते हुए उस समय इस बात का विरोध नहीं किया जब इसकी सख्त जरूरत थी। तो वो किसान आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन हरसिमरत कौर बादल की और सुखबीर बादल के उन बयानों की बात नहीं करते जिसकी वजह से आज ये हालात पैदा हुए। मैं समझता हूं कि इसके साथ ही वो जगह जगह एक और बात करते हैं
कि मैं आज सिखों की लड़ाई ले रहा हूं, सिखों की पगड़ी की बात करते हैं कि जब से पिछले 2 साल से मैं प्रधान बना हूं, सिखों की पगड़ी को मैंने 4 चांद लगा दिए हैं। गुरु महाराज की अपार बख्शी से सिख पंथ तो पहले बड़ी चढ़ती कला वाला है। कई तरह की आपत्तियां आई, कई तरह के यहाँ पर वो जुल्म हुए, लेकिन सिख पंथ ने हमेशा चढ़ती कला में रहा। तो वो मैं कह रहा था कि वो सिखों की पगड़ी की बात करते हैं, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई पंजाब में, और आज तक अकाली दल बादल के एक भी प्रधान ने, एक भी मेंबर ने कभी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के बारे में बात नहीं की, पगड़ी की बात करते हैं। मैं एक आदमी का दोहरा चरित्र, एक आदमी का वो हिसाब बताने जा रहा हूं कि जो इंसान दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड जमा ना हो, 5 करोड़ रुपए उसका गोलमाल हो जाए, उनकी सैलरी में से काट लिया जाए, वो उसकी बात भी नहीं करते। आज 50 एम्प्लॉइज कम से कम पिछले साल 1.5 साल से रिटायर हो चुके हैं। उनका लाखों करोड़ों रुपया बकाया है। 30-30 साल की सर्विस के बाद उनको उनका हक नहीं मिल रहा, वो इसकी बात भी नहीं करते, खाली हवाबाजी की बात करते हैं। यहां तक कि गुरुपुरब की सैलरी जो दिसंबर महीने में ही एम्प्लॉइज को मिल जाती थी, वो भी लगभग 3.5-4 करोड़ रुपया बनता है, वो इसकी बात भी बिल्कुल नहीं करते। वो बात किसकी करते हैं? ना डेथ केस की बात करते हैं। आज कम से कम 12 दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में डेथ केस हुए हैं, जो एम्प्लॉइज की काम पर करते हुए डेथ हो चुकी है। एज पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी पॉलिसी के अनुसार जब किसी कर्मचारी की डेथ होती है तो उसे 8 लाख रुपए दिया जाता है। उस 8 लाख में से एक दिन की सैलरी, जितने भी एम्प्लॉइज हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के, जो मान लो 4,000 4,500 एम्प्लॉई हैं, उन एम्प्लॉइज की सैलरी में से एक दिन की सैलरी काट ली जाती है, जो लगभग 4 लाख रुपए बनती है, और 4 लाख रुपए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अपनी तरफ से उसमें डालती है। हैरानगी की बात है कि वो एम्प्लॉइज की सैलरी में से जब कोई ऐसा डेथ केस आता है तो उस पैसे को तुरंत काट लिया जाता है, लेकिन अपनी तरफ से पैसा डाल के आज तक उन कर्मचारियों को नहीं मिला। लगभग 12 केस आज भी पेंडिंग है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से इन बातों का चैलेंज कर रहा हूं। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं देते। हालात इतने बदतर हो गए कि एक शराबी किस्म का इंसान, मैं उसका नाम नहीं लेना कि उसको बहुत बड़ा नहीं करना चाहता, एक शराबी किस्म का इंसान, उसको लगा दिया जवाब देने के लिए कि शंटी जी की बातों का जवाब मैं दूंगा। और मैं सबको बोलता है जी, मैं सिरसा जी को, काका जी को, उनकी सेवाओं को सल्यूट करता हूं। भाई आदमी, इंसान, रात को जो इंसान शराब के नशे में हो तो वो तो आते जाते अरे गहरे गली के कुत्ते को भी सलाम कर देगा, उसको क्या मालूम कि सलाम की, सल्यूट की वैल्यू क्या है। मैं सल्यूट करने वाले से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भाई सल्यूट करते समय मनजिंदर सिंह सिरसा ये पूछोगे कि ये एम्प्लॉई का प्रोविडेंट फंड आप कब जमा करा रहे हो? मैं सल्यूट करने वाले इंसान से पूछना चाहता हूं कि आज जब आप गुरुद्वारा साहब में जाओगे, मनजिंदर सिंह सिरसा से, हरवीर सिंह कालका से ये सवाल करोगे कि जो 50 कर्मचारी 30-30 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो चुके हैं, उनका पैसा कब दोगे? क्या वो मनजिंदर सिंह सिरसा GC2 से ये सवाल पूछोगे कि 5%, सिर्फ 5% जो कॉलेजों में हमने अपना शेयर देना होता है वो हमने जमा नहीं कराया, वो भाई कब जमा कराओगे? मैं सल्यूट करने वाले से, एक शराबी किस्म के इंसान से पूछना चाहता हूं कि अगर भाई दिन में सूफी हो तो उनको सल्यूट मार के पूछना कि जो 12 इंसान डेथ केस में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में आज तक पेंडिंग है, उनके पैसे कब दोगे? सवाल इन बातों का है कि आज किस तरह से हम खड़े हैं। इन बातों को आज समझने की जरूरत है। हम दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में काम तो दिखा रहे हैं हवा में कि ये काम हो रहे हैं, हालात बिल्कुल उस तरह बन गए हैं जैसे एक मशीन की सुई में अगर धागा ना डाला जाए तो वो मशीन जितनी मर्जी चला लो, वो सिलेगी कुछ नहीं, वो सिलेगी कुछ नहीं, क्योंकि उसमें बेस तो है ही नहीं, धागा तो है ही नहीं, हमारे कामों का बेस तो है ही नहीं कि हम करना क्या चाहते हैं। हम 550 बेड का मैनिफेस्टो में हॉस्पिटल बनाने का डंका मारते हैं, लेकिन संगत को दे देते हैं 100 बेड का डायलिसिस सेंटर, वो भी एनजीओ के साथ मिलकर, वो भी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत उनको लाखों करोड़ों रुपए वहां से वापिस आएगा। किस तरह की सोच, किस तरह के काम को लेकर हम चल रहे हैं। मुझे आज क्वेश्चन सिर्फ इस बात का है कि ये जो इनकी पिटीशन कल वहां से रिजेक्ट हुई माननीय हाई कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट से, तो उसके विषय में ही आप जवाब दें कि अब दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो चुनाव हैं, उन चुनावों के आने से पहले क्या आप ये ऊपर जो 15 से 20 करोड़ रुपया आज पेंडिंग है,
कम से कम 10 करोड़ रुपया उन लोगों का पेंडिंग है जिन्होंने आपको घी सप्लाई किया, चावल सप्लाई किए, दाल सप्लाई की। 5 करोड़ रुपया लगभग आपके ऊपर पेंडिंग है जो आपने 8 महीनों का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं करवाया। 5 करोड़ रुपया आपके ऊपर पेंडिंग है जो आपने रिटायरमेंट के और डेथ केस के लोगों के आज तक पैसे नहीं दिए। आप तो 2 महीने बाद यहां से रुखसत हो जाओगे, रवाना हो जाओगे। इन 20 करोड़ रुपए की देनदारी किसके ऊपर होगी? भाई सरना साहब तो जाने से पहले 125 करोड़ रुपया जो इनके विरोधियों ने भी माना, भूतपूर्व प्रधानों ने भी माना कि वो छोड़कर गए थे। तो आप भी तो बताइए कि आप ये जो 20 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे हो उसके विषय में क्या फैसला होगा। अब मैं इसके साथ ही आज दिल्ली सरकार से और गुरुद्वारा डायरेक्टोरेट से ये अपील करता हूं और उनसे ये डिमांड भी करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा कि अब कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली गुरुद्वारा के कमेटी के जो चुनाव हैं वो समय पर अपना करवाने के ऊपर कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसानों की मंशा का कुछ नहीं पता। आज हाई कोर्ट है तो कल ये कोई सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ढूंढकर या और कोई नया काम कर इस चुनाव को रुकवाने के नए नए हथकंडे अपनाए। आज मैं डिमांड करता हूं माननीय उपराज्यपाल साहब से, दिल्ली की सरकार से और दिल्ली गुरुद्वारा डायरेक्टर से, आप लोगों के माध्यम से, कि अब तुरंत से तुरंत इस कार्य को पूरा करते हुए आपको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस चुनाव को कराने की आपकी क्या मतलब प्रक्रिया होगी, किस ढंग से ये चुनाव शुरू होने के बाद किस ढंग से मुकम्मल होंगे, ये सारा खुलासा दिल्ली की संतों के सामने किया जाना चाहिए, ताकि एक नए प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज जो 72 हालात दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में बन चुके हैं उसके ऊपर किस तरह से रोक लगाई जाए, किस तरह से लगाम लगाई जाए। इसके साथ ही इन 2 महीनों के अंदर अंदर जब तक चुनाव नहीं होते, मैं एक ये डिमांड दिल्ली सरकार से और डायरेक्टोरेट गुरुद्वारा से भी करूंगा कि इन दिनों में जिस तरह की गलत ढंग से भर्तियां की जा रही हैं, प्रमोशंस की जा रही हैं और कई तरह की फंडिंग अपने उन मेंबर्स को लुटाई जा रही हैं जो उसका दुरुपयोग करके अपने अपने हलकों में, अपने अपने क्षेत्रों में उन रुपयों का दुरुपयोग करके, दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की ट्रांसपोर्टेशन का दुरुपयोग करके उस सबको रुकवाने के लिए भी मैं एक पत्र दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो इस तरह के कार्य हैं उसके खिलाफ डायरेक्टोरेट गुरुद्वारा, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल जी को भी एक पत्र लिखना जा रहा हूं, ताकि वो सारे काम जो एक गुरु की गोलक का जो पिछले आने वाले 2 महीनों में उन्होंने दुरुपयोग करना है उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल, आपको ये आने वाले समय में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी बात गलत है तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को चाहिए कि वो एनजीओ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको जनतक करें। वो कोई कभी देखो इसके बारे में ये इस बात को तो मानते हैं। अभी एक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जो मतलब प्रमुख कार्यकर्ता है उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी, बयान दिया, उन्होंने माना कि हमने एनजीओ के साथ ये करार किया है इस डायलिसिस सेंटर का, लेकिन उन्होंने उसके विषय में क्या क्या शर्तें तय हुई हैं उसको जनतक नहीं किया। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधकों से डिमांड करता हूं कि उस एनजीओ के एग्रीमेंट को लोगों के सामने, संगत के सामने रखा जाए। पीएफ के बारे में मैं बिल्कुल अभी आज तफसील से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं 2 इशू को बीच में लाना नहीं चाहता। पीएफ के बारे में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खिलाफ मैं तुरंत ही आपके सामने विद इन 2 डेज के अंदर बता दूंगा कि मैं इसके खिलाफ क्या कानूनी प्रक्रिया करने जा रहा हूं और इनके ऊपर जिस तरह के भी क्रिमिनल केस या जो भी जिस तरह के केस होंगे उसके ऊपर वो दायर होंगे, ताकि अपनी जिम्मेवारी से बच ना सके। मेरा कहने का मतलब है कि दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट 1971 के अनुसार जो भी किसी पार्टी का किसी सेवा का जो कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद ऑटोमैटिक असी जड़े जो रोज रूटीन के काम ने सिर्फ वो कर सकते हैं, जिन्हें बिजली पानी के बिल ने या होर कई इस तरह के पेंडिंग काम ने। बाकी सारे काम चाहे प्रमोशंस या मतलब नई अपॉइंटमेंट्स या होर जड़े खर्चे ने इलाके के जड़े कई तरह की फंडिंग, नजायज़ फंडिंग, जायज़ जड़ी होंगी वो तो अपनी जगह है, जी नजायज़ फंडिंग जी होंगे ने बच्चों की स्कूलों फीस में मैं नजायज़ नहीं गिनता, लेकिन दूसरी जी नजायज़ फंडिंग की फंडिंग कैश नीचों की मतलब कैश डिपार्टमेंट तो वंड देना, उन्होंने स्लिप बना के दे देनी कि तू जाके 2000 ले ला, तू 5000 ले ला। मैं उस गल पर रोक लगाने की गल कर रहा। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो 1 करोड़ रुपया जो बाला साहब हॉस्पिटल का 10 बारी इन्होंने 8 सालों के किया कि असं नींह पत्थर रखने जा रहे हैं, असं काम शुरू करने जा रहे हैं। तो GC2 ने उर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया गुरु घर की स्टेज दोस्तों कि मैं 1 करोड़ रुपया उस देंगा, और अज तक अपने कोलों अज तक 1 रुपया भी नहीं दिता।
जी कुछ उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है? उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दिल्ली सरकार ने और डायरेक्टर गुरुद्वारा ने जो प्रोग्राम बनाया उसके अनुसार उन्होंने जो विधानसभा की चुनाव लिस्ट होती हैं उसको दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की चुनाव लिस्ट के साथ मिक्स करके उसको रिवीजन के तौर पर लिया है। अगर उसमें कोई शिफ्टिंग या डेथ केस है तो नेचुरली है कि वो वोट कटेंगे और अगर जो 18 साल से बड़े हुए हैं उनकी वोट बढ़ेगी। और मेरे हिसाब से अभी तक का जो रिकॉर्ड है टिल डेट तक का उसमें नए वोटर बढ़े हैं क्योंकि कटने की अभी लिस्ट फाइनली बाहर नहीं आई है। जो सिख केसधारी नहीं होते हैं क्या वो भी अब वोटर लिस्ट में नाम लिखवा सकते हैं? कैसे जी प्लीज दोबारा। केसधारी नहीं होते हैं जो सिख, वो क्या वोटर लिस्ट में नो 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 बिल्कुल एज पर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी एक्ट 1971 जो बिल्कुल केसाधारी है वही वोट कर सकता है। जिसके केस कत्ल किए हुए हैं वो इसमें वोट नहीं कर सकता या ट्रिमिंग है वो भी नहीं कर सकता। कि अकाली दल ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी अपनी जगह स्टैंड से ठीक नहीं है कि क्योंकि 2012 सितंबर 2012 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नवी गुरुद्वारा कमेटी बनेगी ਉਹਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਡਿਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਹਰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ नो ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗਏ ਆ। बेईमानी का स्टैंड है। अगर उन्होंने स्टैंड ठीक होता तो पिछले 8 साल तो क्यों नहीं गए कोर्ट नई वोटर लिस्ट फोटो वाली बनवाने वास्ते। नो 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 ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਣਾਵ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਤਦ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈਆਂ। 2013 ਜਦ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜੀ ਤਦ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ 2021 ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੀ ਗਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਦ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਖਾਮੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਫਰਟਸ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਦ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਦਾ ਦਲ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਖਬਰ ਦਾ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਣਗੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ।